तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे आपको मैंने न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई। अगर एपिसोड नंबर की बात करें तो एपिसोड नंबर 405 इस चैनल पे, और अलग अलग मेरे जो चैनल रहे हैं, कभी अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया, तो उन तमाम चीज़ों को जोड़ें तो ऑन एन एवरेज 500 कहानियाँ मैंने आपको सुना दी। 500 कहानियों में कई कहानियाँ ऐसी थी जिसमें रिश्तों का कत्ल हुआ। बाप ने बेटी को मारा, बेटी ने बाप को मारा, भाई ने भाई को मारा। कोई ऐसा रिश्ता शायद बचा नहीं जिसका कत्ल ना हुआ हो। अब ये तमाम चीज़ें, तमाम कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, लेकिन आज की जो कहानी है, ये कहानी उन तमाम कहानियों से अलग है। अगर आप थोड़े से भी कमज़ोर दिल के हैं तो हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाए। क्योंकि आमतौर पे कोई भी पिता हो, कोई भी माँ हो, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, आद औलाद के लिए हर अच्छे काम करने की कोशिश करती है। दोनों का प्रयास यही रहता है कि ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाए मेरे बेटे की, मेरी बेटी की। उस चीज़ की डिटेल में जाने की बहुत ज़रूरत भी नहीं। लेकिन आज की कहानी में एक पिता ने अपनी बेटी के लिए जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, और फिर इतना एहसान, इतना तमाम चीज़ें करने के बाद उस पिता के साथ जो कुछ हुआ, शायद ऐसी चीज़, ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में न इससे पहले कभी हुई थी। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि न इसके बाद कभी हो। आज की कहानी साल 2018 की है। कहानी मेरठ की है और इसी मेरठ में एक जगह लगती है, शताब्दी नगर। ये कहानी इसी शताब्दी नगर में रहने वाले एक परिवार की है। दरअसल बात दिसंबर महीने की है, साल 2018 की। अचानक से आसपास के लोग जब सुबह सुबह निकलते हैं, निकलने के बाद देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे जल रही हैं। अब दिसंबर का महीना, ठंडी का मौसम, सुबह सुबह कुछ जल रहा है, किसी को उसमें कुछ अजीब लगा नहीं। लेकिन जब उस चीज़ के पास वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, ये होता है कि चलो कुछ जल रहा है तो चल के आग को सेंक लिया जाए। तो जैसे ही पास जाते हैं तो अचानक से बड़ी तेज दुर्गंध उनके नाकों में जाती है। अब दुर्गंध, ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। पास से जाके देखने का फैसला किया। अब जैसे ही पास जाके देखने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो एक इंसान के शरीर जैसी है। अब आपकी लपटों में क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन इधर दुर्गंध और जो स्ट्रक्चर दिख रहा, ये दोनों चीज़ें अब आस पास के लोगों को बड़ी अजीब लगी। उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस की टीम जब सुन रही है कि कोई इंसान फ़ोन करके ये बता रहा है कि साहब हमारे सामने ऐसा हमें लग रहा कि किसी इंसान की लाश को जलाया जा रहा। अब लाश मिली हो तो लापरवाही की संभावना, लेकिन अभी जलाया जा रहा, यानी जितना जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा मामला उतना आसान होगा। पुलिस की टीम भागी भागी पहुंचती है, आग को बुझाती है। बुझाने के बाद जब चेक करती है तो एक लगभग 90 से 95% जली हुई इंसान की बॉडी मिलती है। बॉडी इतनी जल चुकी थी कि शकल, सूरत, ये तमाम चीज़ें दिख ही नहीं रही थी, ना ही देख के कोई पहचान कर सकता था। अब पुलिस वाले, आसपास के लोग ये चीज़ जब देखते हैं, बॉडी को पुलिस वाले कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर आसपास के इलाकों में तफ्तीश शुरू कि ये लाश किसकी है, कहाँ से आई है, किसने सबसे पहले देखा। क्राइम सीन पे जितने लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ कि आपने किस हाल में देखा, क्या यहाँ से कोई भागता हुआ दिखा। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पूछते रहते हैं। आसपास के लोगों ने जो भी बयान था वो तमाम बयान दिए। इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही था कि कातिल कौन है, क्यों मारा। ये तमाम चीज़ें तो बाद में निकल के सामने आएंगी। पहला सवाल जो सुलझाना था वो यही था कि ये बधित कौन है, यानी जिसका कत्ल हुआ वो कौन है। पुलिस वाले अब सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये मरने वाला शख्स है कौन। आसपास के इलाकों में इत्तला करते हैं, थानों में मिसिंग कंप्लेंट चेक करते हैं, साथ ही ये पता करते हैं कि क्या किसी के घर का कोई गायब है, कोई ऐसा जो ना मिल रहा। ये तमाम चीज़ें करते हैं। करने के बाद इंतज़ार करते हैं, लेकिन अफसोस कि ना कहीं से कोई खबर, ना कहीं से कोई सूचना। पूरा एक दिन गुजर जाता है। गुजरने के बाद इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब उस रिपोर्ट को पुलिस वालों ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद वो भी दंग रह गए, क्योंकि सबसे पहले इस इंसान का ऐसा नहीं था कि किसी ने कत्ल किया और कत्ल करके जला दिया। शरीर पे टोटल 35 चोट के निशान थे, यानी कत्ल करने से पहले इस इंसान को किसी ने बुरी तरीके से पीटा है। अलग अलग जगहों पे कट के निशान थे, यानी पीटने के बाद किसी ने इस इंसान को काटा है।
और उसके बाद फिर कैरोसिन डाल के जलाने की इल्ज़ाम थे। अभी ये तमाम चीज़ इसे देखने के बाद पुलिस वाले भी परेशान। मामले की गंभीरता ऐसी कि जो वहाँ के एसपी साहब थे रणविजय, वो भी अब पूरे केस को अपने हाथ में लेते हैं कि 35 बार चोट के निशान, फिर काटने के निशान, गला काट दिया गया, फिर कैरोसिन डाल के जलाया गया। तो जाहिर सी बात है जिसने भी मारा है उसने बड़ी रंजिश में मारा है, ये कोई साधारण मर्डर नहीं है। फॉरेंसिक की टीम उस क्राइम सीन पे पहुंचती है कि कुछ सबूत मिल जाए। उन्होंने घंटों तक चेक किया लेकिन कोई सबूत नहीं। इधर ये मरने वाला कौन है ये भी नहीं पता चला। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। इसी बीच एक शख्स पुलिस के पास आता है। आने के बाद कहता है कि साहब मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ, और अगर पुलिस के चक्कर में मुझे ना फंसाया जाए तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अब पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है भैया बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। तो इस पे उस शख्स ने कहा कि साहब मेरे घर के बगल एक परिवार रहता था। परिवार में एक बाप था, उसका एक भाई था, एक 15-16 साल की बेटी थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जब से ये लाश मिली है तब से ना तो वो बाप दिखाई दे रहा, ना ही उसका भाई दिखाई दे रहा, ना ही उसकी बेटी दिखाई दे रही। हमने फ़ोन करने की भी कोशिश की, पड़ोस का मामला, लेकिन ना तो बाप का फ़ोन लगा, ना चाचा का फ़ोन लगा, ना बेटी का फ़ोन लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले का उन तीनों के गायब होने से कोई संबंध। पुलिस वालों को भी लगा कि हो सकता है। पुलिस वालों ने फिर डिटेल पूछी कि कहाँ का मामला है। उन्होंने बताया। बताने के बाद पुलिस वाले उस घर पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद घर पे कोई है ही नहीं। फिर ये पता किया गया कि इस घर के और लोग कहाँ हैं। तो घर का तो कोई मिला नहीं, लेकिन ख़ानदान के कुछ लोग निकले। पुलिस वालों ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद अब लाश की शिनाख्त करवाने की कोशिश की। हालांकि 90-95% बॉडी जल चुकी थी, लेकिन डील डॉल से, बॉडी स्ट्रक्चर से और अलग अलग चीज़ों से डॉक्टर ने भी बताया कि इंसान ऐसा कुछ दिखता होगा। तो ये तमाम चीज़ें जब उस परिवार के, ख़ानदान के इंसान को दिखाई गई तो फिर उसने पहचान कर ली और कहा कि हाँ साहब ये कोई और नहीं, मेरे चाचा का लड़का आशीष है। अब आशीष की पहचान हो गई। पहचान होने के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि परिवार में टोटल 3 लोग थे। एक आशीष, दूसरी आशीष की बेटी और तीसरा आशीष का चाचा, आशीष का भाई यानी उस लड़की का चाचा। तो आशीष की लाश तो मिल गई, अब ये दोनों कहाँ हैं? तो इस मामले में अब 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो उन दोनों के साथ भी कोई हादसा हो गया, किसी ने उन दोनों को भी मार के कहीं फेंक दिया, और या तो वो दोनों कहीं भागे हैं। अब अगर मार के फेंक दिया तो लाश मिलनी चाहिए, और अगर भागे हैं तो भागने की कोई वजह होनी चाहिए। लिहाजा पुलिस वालों ने अब जांच पड़ताल का जो दायरा था, जो खोजबीन थी, वो सबसे पहले उसके भाई आशीष के अजय और आशीष की जो 16-15 साल की लड़की थी, जिसका नाम आप काल्पनिक रूप से दिव्या मान लीजिए, तो दिव्या और अजय के इर्द गिर्द घुमा दी। अब दोनों की तलाश हो रही। सबसे पहले पता किया गया कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वहाँ से कोई सबूत मिला ही नहीं। रिश्तेदारों के यहाँ भी पूछताछ कर ली, वहाँ भी नहीं गए दोनों। फिर ये पूछा गया कि ये लोग को किसी ने जाते कहीं देखा, किसी बस स्टैंड पे, किसी रेलवे स्टेशन पे। पुलिस वाले खोजबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक से कहीं से भी कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे इस केस में, इस मामले में कोई भी बात आगे बढ़े। पुलिस वाले अजब कश्मोकश में हैं। यहाँ उलझन यही थी कि अब आशीष की डेड बॉडी मिली है, अजय और जो आशीष की बेटी दिव्या है, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, क्योंकि अगर एक का कत्ल हो सकता है तो 2 और का भी हो सकता है। पुलिस वाले जी जान से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, पता कहीं चल नहीं रहा। लिहाजा जब सारे हथकंडे उन्होंने अपना के देख लिए और कहीं से कुछ खबर मिली नहीं, तो उनके जहन में आया कि काम करते हैं, इस परिवार का थोड़ा सा बैकग्राउंड खंगालते हैं। उसके बाद पुलिस वाले जब ये चीज़ सोचते हैं और जब परिवार का बैकग्राउंड खंगालते हैं, और एक सबसे बड़ा सवाल कि आशीष की बीबी यानी उस लड़की की माँ कहाँ है, तो जब ये सवाल पुलिस वालों ने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब जो आशीष की बीबी है वो लगभग साल 2005-06 से ही छोड़ चुकी है आशीष को। उसके बाद से ही वो अपने मायके में रह रही। बीच बीच में अलग अलग चीज़ें हमने सुनी, लेकिन 2005-06 से आशीष से उस महिला का कोई संबंध रहा नहीं। अब आसपास के लोगों ने तो ये बात बता दी, लेकिन पुलिस वाले तो आखिर पुलिस वाले, उन्हें लगा कि ऐसे कैसे, अगर डाउट है तो फिर सब पे जीरो इन करना पड़ेगा। लिहाजा पुलिस वालों ने कहीं से आशीष की बीवी का नंबर मैनेज किया,
उसके बाद असीस की बीवी के नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया। अब असीस की बीवी के नंबर को जब सर्विलांस पे लगाया तो लगाने के बाद अब नंबर को बाकायदा चेक किया जा रहा कि कौन सा नंबर किसका है। इधर जो दिव्या थी और जो अजय था उनके भी नंबर को सर्विलांस पे लगाया, लेकिन वो नंबर दोनों स्विच ऑफ, कुछ खबर लग नहीं रही। दीपा का नंबर भी शायद चेंज हो गया था तो किसी को खबर भी नहीं। तो जब असीस की बीबी का नंबर सर्विलांस पे लगाया गया, इधर अजय का भी लगा है, दीपा का भी लगा है, यानी दिव्या का, तो ये तमाम चीज़ें होने के दौरान अजय और दिव्या के नंबर से तो कोई चीज़ मिली नहीं। लेकिन जब बीबी के नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया तो एक ऐसा नंबर था जिससे कॉल आया था, और वो कॉल ऐसे टाइम पे था कि उसे देखने के बाद थोड़ा सा डाउट हुआ। पुलिस वालों ने अब उस नंबर के बारे में पता करना शुरू किया। नंबर किसी फेक आईडी पे था, लोकेशन हरिद्वार का। अब हरिद्वार और फेक आईडी कुछ समझ में आया नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, कॉल करके देखते हैं। अब पुलिस वाले अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे हैं, नंबर स्विच ऑफ। 12 से 14 घंटे तक लगातार कॉल हुई। आसपास कुछ परिवार के लोगों को बैठाया गया कि अगर दिव्या की आवाज़ हो तो आप लोग पहचानिए, या फिर अजय की आवाज़ हो तो पहचानिए। इत्तेफाक से 12-14 घंटे कॉल करने के बाद एक बार फ़ोन स्विच ऑन होता है, सामने से फ़ोन उठाया जाता है। सामने से एक लड़की हेलो बोलती है, और उस हेलो को सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये दिव्या ही है। अब फ़ौरन नंबर को ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद जब लोकेशन निकाली गई तो पता चला लोकेशन हरिद्वार की। पुलिस की एक टीम हरिद्वार पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब अब फिर लोकेशन खंगाली जाने लगी तो पता चला फिर नंबर स्विच ऑफ। अब क्या, उतना बड़ा हरिद्वार ढूंढे कैसे? हालांकि जीरो इन करते करते लोकेशन लगभग 8-10 किलोमीटर के रेडियस में आ गई थी, लेकिन 8-10 किलोमीटर के अंदर हरिद्वार जैसी जगह में एक 15-16 साल की लड़की को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। अब पुलिस वाले क्या करें? तो फिर उन्होंने एक टीम थी जिसका नाम था सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट, इस सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, जिसके पास तमाम घरों में रहने वाले लोगों का डाटा होता था। ऐसे लोग सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए जाते थे तो डाटा कलेक्ट रखते थे, और उनके पास अधिकार भी था कि घर में जाके पूछ लें। अब पुलिस ऐसे हर घर में जाके ढूंढे तो डाउट भी हो जाए। सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट पूछेगा तो किसी को डाउट होगा नहीं, तो फिर पुलिस वालों ने उनको भेजा। अब सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट हर एक घर में जाते हैं, जाने के बाद पता करते हैं। घंटों तक तफ्तीश चलती है, और अंत में दिव्या और उसके चाचा दीपक दोनों का पता चलता है। पता चलने के बाद पुलिस वाले दोनों को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। लाने के बाद जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग भाग क्यों रहे थे और क्या इस कत्ल से तुम्हारा कोई संबंध है, तो इस चीज़ के बारे में जब पूछा गया तो चाचा तो घाघ था, कुछ नहीं बोलता, लेकिन लड़की 15-16 साल की थी, थोड़ा सा घबराती है, और लहजे की यही घबराहट पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और फिर दोनों को अलग अलग करते हैं, और फिर सख्ती से पूछताछ होती है। और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो फिर इन दोनों ने जो कहानी सुनाई, और उस कहानी को सुनने के बाद जो पुलिस वालों को रिएक्शन था, मेरा यकीन मानिए ऐसा रिएक्शन पुलिस वालों ने शायद अपनी पूरी कैरियर में नहीं दिया होगा। दरअसल जब बेटी से पूछा गया कि क्या कुछ हुआ, तो यहीं से कहानी लगभग 18 साल या फिर कायदे से कहें तो 16 साल पहले पहुंच गई, 18 साल मान के चलिए। दरअसल कहानी पहुंच जाती है साल 2000 में। साल 2000 में आशीष की शादी होती है। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। शादीशुदा ज़िंदगी जब आगे बढ़ी तो आशीष की जो बीबी थी प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। अब लड़की को जन्म देने के बाद धीरे धीरे वक्त बढ़ता रहा, बेटी बड़ी होती रही, और जैसी जो बेटी थी वो 5 साल की हुई। अचानक से आशीष और उसकी बीवी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब आशीष और उसकी बीवी के बीच जब झगड़ा शुरू हुआ, आशीष के मन में तरह तरह के सवाल थे, तरह तरह के डाउट थे। बीवी उन सवालों के जवाब देती नहीं, आए दिन तकरार होती, झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ गया। और कुछ दिनों बाद आलम यह हुआ कि जब दिव्या 5 साल की थी तो जो आशीष की बीवी यानी दिव्या की माँ थी, उसने फैसला कर लिया कि अब आशीष के साथ नहीं रहना। उसके बाद वो अपने मायके हस्तिनापुर चली जाती है। अब इधर बच्ची 5 साल की, अब 5 साल की बच्ची माँ के बिना तो रह नहीं सकती, लिहाजा पिता ने भी विरोध नहीं किया, और जो ये लड़की थी दिव्या, उसको भी वो लेके अपने मायके चली जाती है। अब मायके में ही अपनी बेटी को पाल रही, पोष रही। इधर आशीष से भी ज़्यादा कोई कांटेक्ट था नहीं। बेटी को कुछ दिनों बात करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ बात करती नहीं। कभी कभार ऐसा होता कि महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक बार बात हो जाती। आशीष ने यह भी कहा कि लौट आओ, लेकिन बीबी आने को तैयार नहीं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, साल दर साल गुजरते रहे।
और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। ना ही बीबी कभी लौट के यहाँ आशीष के पास आई, ना ही जो दिव्या थी वो आने को पाई। और देखते ही देखते जो दिव्या थी वो 15 से 16 साल की हो गई, यानी बीबी को मायके गए 11 साल गुजर चुके थे। 11 साल बाद इसी साल 2018 में अचानक से जो बेटी थी दिव्या वो फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद अपने पिता से रोने लगती है और कहती है कि पापा मुझे यहाँ से बचा लो। अब ये चीज़ जब पिता सुनता है तो उसका कलेजा फट गया कि ये क्या। बेटी से पूछा कि क्या हुआ, तो बेटी ने बताया कि जो मेरे माँ हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हैं और ये मुझे भी लेके गई हैं। अब मैं 15-16 साल की हूँ तो जो वो अंकल हैं वो मेरे ऊपर गलत नज़र रखते हैं और मेरे साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पिता जब अपनी बेटी को ऐसी मुसीबत में देखता है फ़ौरन परेशान पूछता है बेटा कहाँ हो। तो बेटी बताती है कि मैं मथुरा में हूँ और फिर अपना पूरा एड्रेस बताती है। एक गांव का एड्रेस था। अब ये एड्रेस जैसे ही बेटी बताती है पिता सुनता है, फ़ौरन अपने भाई अजय को पूरा वाक़या बताता है। उसके बाद अजय और आशीष दोनों मथुरा जाते हैं। जाने के बाद अब एक ख्याल जो जहन में आया कि पुलिस केस कर दें, लेकिन पुलिस मामले में करती क्या, लड़की नाबालिग थी, डिसीजन ले नहीं सकती थी अपना। उसके बाद ये होता कि मामला कोर्ट में जाता, साल दर साल बच्चे की कस्टडी के लिए मुकदमा चलता, तब जाके कोर्ट फैसला देता। तो इतने लंबे वक्त तक बेटी को ऐसे हाल में छोड़ना पिता को मुनासिब नहीं था, क्योंकि बेटी परेशान थी, उसे डर था कि उसकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ न कर दे। लिहाजा जो पिता था उस अनजान गांव में जाता है। जाने के बाद गांव के हर एक शख्स को पूरा वाकया बताता है और कहता है कि इसी गांव का एक शख्स है जो मेरी बीबी को तो भगा के लाया है, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी बेटी पे गलत नज़र रख रहा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग बस मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दें, मैं उसे अपने साथ लेके जाऊं। मेरी बीबी की मर्जी हो चाहे जिसके साथ रहे। गांव के तमाम लोगों ने इस बात को समझा। उसके बाद पंचायत बैठाई गई। पंचायत में पंचों ने अपना फैसला दिया और फैसला आशीष के पक्ष में हुआ और ये कहा गया कि आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। इसके बाद जो बेटी थी अपने पिता के साथ आ जाती है मेरठ। इधर इसी बीच अजय की भी शादी हुई थी, लेकिन बीवी जो थी 3 महीने बाद उसे छोड़ के चली गई। यानी अब एक मकान में आशीष का छोटा भाई अजय और वो लड़की 15-16 साल की, यही तीनों लोग रहने। वक्त के साथ साथ पिता ने हर संभव कोशिश की, ख्याल रखा, अपनी बेटी को पाला पोसा। पिता दिन भर मेहनत मजदूरी करता। लेकिन इसी दौरान इसी दिसंबर महीने की बात है, दिसंबर महीने में अचानक से कायदे से इस चीज़ की शुरुआत नवंबर से ही हो गई थी। दरअसल जब पिता आशीष काम पे जाता तो जो बेटी थी वो और उसका चाचा घर में अकेले रहते हैं। चाचा की भी उम्र में ज़्यादा थी नहीं, लगभग 28-27 साल रही होगी। तो उम्र का ऐसा पड़ाव, रिश्तों की कोई मर्यादा थी नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते में आ जाते हैं। घर पे ना कोई देखने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला। अब आए दिन एक ही छत के नीचे चाचा भतीजी दोनों अश्लील हरकतें करने लगे, एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। क्या ही कहें ऐसे रिश्ते में। अब ये तमाम चीज़ें चलती रहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं। दिन भर पिता बेचारा बाहर रहता, अपनी बेटी की परवरिश के लिए कमाने लगता। इधर बेटी चाचा के साथ ही गलत रिश्ते में है। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से दिसंबर महीने की शुरुआत में जो पिता था घर के अंदर दाखिल होता है और अपनी ही सगी बेटी को अपने ही चाचा के साथ ऐसे हाल में देखता है कि उसे देखने के बाद वो समझ ही नहीं पाता कि ये सच्चाई है या सपना है। पिता गुस्सा करता है, गुस्सा करने के बाद चाचा को भी डांटता धमकाता है, बेटी को भी डांटता धमकाता है। अब कायदे से इन दोनों को यहाँ सुधर जाना चाहिए था, लेकिन दोनों अब सोचते हैं कि अब तो भाई और पिता जान गए हैं, तो अब इसके जानने के बाद हम दोनों को ये चीज़ चल नहीं पाएगा। लिहाजा इन दोनों ने फिर प्लान किया और ऐसे एक दिन जब ये दोनों ऐसे हालत में थे और पिता फिर वापस आता है, वापस फिर ऐसे आपत्तिजनक हालत में पकड़ता है, उसके बाद अपने भाई की पिटाई करता है, अपनी बेटी को भी मारता है। तो जो भाई था और जो बेटी थी ये दोनों प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर हमला करते हैं और बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। लगभग 35 बार तो किसी धारदार चीज़ से वार किया गया। उसके बाद उस तरह से पिता की गर्दन को बेटी खुद काटती है। काटने के बाद अब ये हुआ कि लाश का क्या करें। पहले हुआ कि नहर में फेंक दें, लेकिन आसपास काफ़ी लोग थे। उनके जहन में आया कि अगर हम लाश को जला देंगे तो ठंडी में कौन ही डाउट करेगा। इसके बाद ये लोग लाश को लेकर निकलते हैं। निकलने के बाद एक सुनसान जगह देख के केरोसिन छिड़क के लाश में आग लगा देते हैं और बाइक से ये दोनों 9-11 हो जाते हैं और भाग जाते हैं हरिद्वार, इस उम्मीद में कि कोई खोज नहीं पाएगा। लेकिन अपनी माँ को, बेटी को लगा कि एक बार बात करनी चाहिए।
उसने बात की और ये पूरा मामला निकल के सामने आया। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस पिता ने जो कुछ अपनी बेटी के लिए किया, ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। और इस बेटी ने जो कुछ किया, ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई मिसाल दोबारा देखने को मिले। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और सवाल जवाबों के सिलसिले के लिए आज माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज क्रिकेट मैच है और मैं उसी में जूझा पड़ा था और सबके नाम नोट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो मैं कर नहीं पाया। तो कल जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने सही जवाब दिया उनका नाम लूँगा। और सवाल एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, जिन्होंने नहीं दिया फिर से दे दें, कि भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है। जिनको पता है वो जवाब दे दे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं कल आपको बता दूंगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।